नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप अच्छे होंगे और ये जो नया साल है, नया वर्ष है, ये आपके जीवन में अच्छी खुशियाँ ला रहा है और लाए। आप हार्ड वर्क करें, आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। देखिए, आज आपसे जुड़ने का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि सोशल वर्क में या समाज कार्य में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करने के एक मेथड होता है, एक वे है, वो है केस वर्क का। बहुत सारे व्यूवर्स ने पूछा है हमसे पर्सनली भी और यूट्यूब के माध्यम से भी कि केस वर्क, सोशल केस वर्क क्या होता है। तो चर्चा में आज उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तुलिका शर्मा मैम हैं। मैम, आपका स्वागत है। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत ब्रीफली बताइए, संक्षेप में, कि केस वर्क होता क्या है सोशल वर्क में। केस वर्क सर किसी एक व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना और उनका समाधान करना, ये केस वर्क है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की। मतलब किसी एक व्यक्ति को कुछ सामाजिक स्तर पर, हाँ, या आर्थिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर कुछ समस्या है, तो उसकी समस्या का जो है विश्लेषण करना, उसका पता लगाना, जानने की कोशिश करना जी। और उसके बाद उसका क्या समाधान हो सकता है, अलग अलग जो जैसे डॉक्टर के पास रिकमेंड किया जा सकता है ना। तो इसी तरह की चीज़ें केस वर्क में आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। केस वर्क में और भी क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है? केस वर्क में अगर हम थ्योरेटिकली अगर बात करें सर, तो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, स्किल्स हैं। एक सोशल केस वर्कर के क्या स्किल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जिसको समझने की, जानने की ज़रूरत होती है। और यदि अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज में बात करें तो केस स्टडी हमारा एक पार्ट है एज अ प्रैक्टिकल, एज अ फील्ड वर्क जो MSW BSW के स्टूडेंट्स करते हैं। तो उनके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्टार्ट कैसे किया जाए केस स्टडी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी एजेंसी, सिलेक्शन ऑफ एजेंसी, मतलब एजेंसी का सिलेक्शन कीजिए जहाँ से आपको क्लाइंट लेना है। अगर आप एजेंसी से नहीं लेना चाहते, अपने आस पड़ोस से लेना चाहते हैं, अपने मोहल्ले से लेना चाहते हैं, या कोई स्टूडेंट्स है, आप जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है वो आपका क्लाइंट हो सकता है। तो अगर आप एजेंसी से ले रहे हैं तो सबसे पहले सिलेक्शन करिए एजेंसी। और उसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस पहले से बता देती हूँ कि हम सभी जो MSW कर रहे हैं, BSW कर रहे हैं, वो सभी एजेंसी विजिट करते हैं। 1 डे जो भ्रमण होता है वो एजेंसी विजिट होता है। तो वहाँ आप ऑब्ज़र्व करिए पहले से। केस स्टडी जो कि आपके बाद में होती है, तो आप पहले से ऑब्ज़र्व करके रखिए कि मैं आगे चल के कहाँ, किस एजेंसी से अपना क्लाइंट लेना चाहूँगा। या मतलब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि मैं तो सोशल वर्क से नहीं हूँ, मैं मैनेजमेंट से हूँ, इकोनॉमिक्स मेरा एरिया है, अर्थशास्त्र। तो पर मैडम आप हैं, मैं उसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या कोई NGO हो या कोई कंपनी हो सकती है या कोई भी एक संस्था हो सकती है, जो महिलाओं से, बच्चों से, दिव्यांगजनों से, है ना, थर्ड जेंडर से, तृतीय लिंग से संबंधित जो है क्षेत्र में जो है कार्य कर रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले एजेंसी का मतलब तो ये क्लियर हो जाएगा कि कोई संस्था हो गई आपकी। फॉर एग्जांपल बाल गृह है, हाँ, बालिका गृह है, सुधार गृह, संप्रेषण गृह है, हाँ जी, वृद्धाश्रम है, यस, सखी वन स्टॉप है, अगर वहाँ पे परमिशन मिलती है तो आप जो है अपने और कॉलेज से या अपनी यूनिवर्सिटी से एक अप्रूवल फॉर्मल, एक लेटर, एक परमिशन लेटर लेके उस संस्था में जाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं और केस वर्क जानना चाहते हैं, और अगर कहीं कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तब तो टोटली डिफरेंट बात होती है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में आपको काम करना है। फिर उसके बाद मैडम आगे कैसे करें? उसके बाद सिटिंग का सर कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने सिटिंग में हम केस स्टडी कर सकते हो। तो सिटिंग का कुछ ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि आप 10 करिए कि 12 करिए, आप जितना कर सकते हैं, जितने दिनों में, जितनी सिटिंग में आप उसको समझ सकते हैं, जितना कॉम्प्रोमाइज़, जितना सहयोग आपका क्लाइंट करेगा, आपकी चीज़ें, आपके केस स्टडी उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आप एक सॉल्यूशन पे या
स्टडी अपनी ख़त्म कर सकते हैं। तो सिटिंग का कोई नहीं है कि आपको 10 करना है कि 12 करना है। कुल मिला के फोकस ये होना चाहिए कि जिस व्यक्ति विशेष के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उसको आप कितने जल्दी से मतलब यह है कि अगर आप 4 बार मिल के 4 सिटिंग जो हम कह रहे हैं, या 5 बार या 10 बार 20 बार, जितने बार भी, उद्देश्य हमारा ये है कि हम उनकी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक जो दशा है, जो कंडीशन है, उसको समझें और तभी हम उनकी जो समस्या है, मूल समस्या जो है वो समझ पाएंगे एज ए सोशल वर्कर। और उसके बाद फिर उनको हम जो भी हमारी रोल होगी, भूमिका होगी, कि हम उनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास रिफ़र कर सकते हैं, या अगर उनके आजीविका से संबंधित कोई समस्या है, उसको लेके मनोदशा खराब रहती है, तो क्या हम किसी सरकार की योजना से उनको जोड़ सकते हैं जिससे उनको उसका लाभ मिल सके। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो होती हैं, तो कुल मिला के आप उस व्यक्ति विशेष या जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखते होंगे मूवीज़, पिक्चर अगर आप देखते होंगे, तो उसमें देखेंगे पुलिस जो रहती है या जो ऑफिसर रहते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन की एक फ़ाइल बनी रहती है, उस फाइल में उनकी केस की सारी जानकारी रहती है ना। और वो ऑफिसर चेंज होगा बट वो फाइल में जो जानकारी है उसको पढ़ के कोई भी जो नेक्स्ट पर्सन आएगा, नेक्स्ट अधिकारी आएगा, ऑफिसर आएगा, उसको पूरी जानकारी मिल जाती है। तो एक तरह से वो केस स्टडी हो गई, आपका केस क्या है उस हो गया। आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैडम, बताइए। आगे जब सबसे इम्पॉर्टेंट है रिपोर्ट, जो आपने अभी बात की जिसकी, कि हम जब केस स्टडी कर रहे हैं तो अपनी रिपोर्ट कैसे बनाएं। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के पास आता है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिपोर्ट जी। ठीक है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस एक मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब हम केस स्टडी करते हैं तो एज अ काउंसलर जब हम हैं, हमने अपने एक क्लाइंट की रिपोर्ट बनाई, अगर मान लीजिए हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, हम कहीं और चले जाते हैं, हमको बेटर जॉब मिल जाती है, हम छोड़ के चले जाते हैं, तो उस क्लाइंट की जानकारी उस रिपोर्ट में रहती है, जो आगे जो काउंसलर है उसको सहयोग मिलता है, हेल्प मिलती है उस क्लाइंट की हेल्प करने में, है ना। तो रिपोर्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी होती है और रिपोर्ट बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। चाहे आप MSW के स्टूडेंट हैं तब भी अपनी स्टडी की जो आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो, चाहे कोई काउंसलिंग अभी हो, काउंसलर के जॉब में हो, वो भी इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सर मैं बताऊं? हाँ प्लीज़ आगे जी। सबसे पहले आपके रिपोर्ट में जो MSW के स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे पहले होना चाहिए कंटेंट, जो सभी रिपोर्ट्स में ज़रूरी होता है, चाहे आप एजेंसी विजिट की बनाएं, चाहे आप ब्लॉक प्लेसमेंट की बनाएं, चाहे आप डेजर्टेशन की बनाएं, रिसर्च की बनाएं, कभी। तो कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड थिंग एक्नॉलेजमेंट, तो आभार आप जो प्रकट करते हैं वो आपका होना चाहिए। थर्ड में है केस वर्क शेड्यूल, तो शेड्यूल आपको रो कॉलम में बनाना है। पहला रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा रहता है डे एंड डेट, किस डेट को आप गए और वो कौन सा दिन था, सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, ये लिखना है। थर्ड पार्ट इज टाइमिंग। ठीक, टाइमिंग क्या है, आप 11 बजे से 5 बजे तक गए, कितने बजे गए वो लिखना है। फिर एक्टिविटी परफॉर्म्ड, आपने क्या एक्टिविटीज़ की, पहले ओरिएंटेशन किया, पहले दिन संस्था के बारे में जाना, रिलेशनशिप बिल्डिंग की, मतलब उस दिन आप जिस दिन गए उस दिन आपने क्या एक्टिविटी की है। नेक्स्ट है टाइम स्पेंड इन आवर, मतलब आपने कितना टाइम स्पेंड किया अपने क्लाइंट के साथ, 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे। टाइमिंग का कोई ऐसा नहीं है कि आपको 5 घंटे करना है कि 4 घंटे करना है, यह आपके ऊपर निर्भर है। ठीक, ये हो गया केस वर्क शेड्यूल की जानकारी। नेक्स्ट है रोल ऑफ केस वर्क इन, आप अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इन डिसेबिलिटीज़ आपका क्लाइंट जो है उसके उसके में आपका रोल क्या होना चाहिए, मतलब डिसेबिलिटी के साथ आपके कैसा रोल होना चाहिए। अगर आप विधि के विरुद्ध बच्चों के साथ कर रहे हैं तो आपके क्या रोल होने चाहिए, एक केस वर्कर के मतलब, और ओल्ड एज के साथ कर रहे हैं तो आपके क्या रोल होने चाहिए, तो ये आपका रहेगा। ठीक है, रोल ऑफ केस वर्क इन
विधि के विरुद्ध या ओल्ड एज या वुमेन या चाइल्ड। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका रहेगा वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो आपका क्लाइंट है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि नेम हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप केस वर्क करते हैं, केस स्टडी करते हैं तो नाम चेंज रहता है, क्योंकि हम जब केस वर्क कर रहे हैं तो हम गोपनीयता का पालन करते हैं। तो सबसे पहले गोपनीयता आपकी यहाँ से शुरू हो जाती है कि आप उसका नाम गुप्त रखेंगे। तो नेम रहेगा, वो नेम चेंज रहेगा। मैडम यहाँ और देखें, अगर आप न्यूज़पेपर में जैसे कोई खबर छपती है तो वहाँ पे भी वो जो है मेंटेन करते हैं कि नाम जो ओरिजिनल नाम रहता है वो बदल दिया जाता है, कुछ दूसरा एक नाम रखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आगे बताएं प्लीज़। नेम रहेगा, एज रहेगा, एजुकेशन रहेगा, मतलब उसके फैमिली में कौन कौन है, उससे पर्सनल जो भी है। नेक्स्ट है फैमिली ट्री ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की फैमिली ट्री बनाना। ये ऊपर माता पिता, आपका क्लाइंट कौन है, माता पिताजी खुद हैं या कोई सन है, तो माता पिता ऊपर रहेंगे। फिर उसके ऊपर ऐसे रहेंगे, सन रहेंगे, डॉटर रहेगी, 2 सन है तो 2 मतलब कुल मिला के कहें मैडम कि आपके परिवार में जो मेन व्यक्ति है, जो आपके क्लाइंट है वो रहेंगे, और उनसे संबंधित बाकी लोग जो है, हाँ, वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर है। कौन कौन है आपके परिवार में जो आपसे जुड़े हैं, जो आपको प्रभावित करते हैं या आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनको एक ट्री के रूप में रखते हैं कि मेन क्लाइंट ये हैं जो व्यक्ति किसी समस्या से परेशान है, और उनके साथ में रहने वाले या उनके परिवार में ये लोग हैं। ये जो है आप कहना चाह रहे हैं, यही कह रहे हैं। इसमें मेन बात ये है कि आपको उस ट्री में अपना क्लाइंट दर्शाना है। उसके जो भी आपका क्लाइंट हो, सन है तो उसके आगे क्लाइंट लिखना है, और जिस पर्सन की, मतलब जिस सदस्य की फैमिली में डेथ हो गई है तो उसको क्रॉस कर देना है। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फैमिली इंफॉर्मेशन, मतलब फैमिली वाले का नाम रहेगा। ये रो और कॉलम में रहेगी इंफॉर्मेशन, मतलब राशन कार्ड में जैसा डिटेल रहता है। हाँ हाँ हाँ। नेम, रिलेशन विथ क्लाइंट, आपका जो भी नाम आप बता रहे हैं उसके साथ क्लाइंट का क्या रिलेशन है, एज और एजुकेशन, और रहेगा ऑक्यूपेशन और रिमार्क। ठीक। फिर उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ माय क्लाइंट विथ फैमिली मेंबर्स। जो क्लाइंट है उसका फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरीके का रिलेशन है, इसको भी आप एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे PRA में चपाती मैप होता है, उसी तरीके से सेंटर में रखिए आप क्लाइंट को, और फिर जो जिससे अच्छा रिलेशन है वो उससे पास रहेगा, और जिससे ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है वो दूर रहेगा। और उसमें रिलेशन क्या है, सन है, डॉटर है, फादर है, वो सब दर्शा दीजिए। तो ये अट्रैक्टिव लगता है और एक कम शब्दों में हम अच्छे से बता सकते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, समझने में आसानी होती है। जी। उसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट मीटिंग विथ क्लाइंट, मतलब आपने फिर जब फर्स्ट मीटिंग की उस दिन आपने क्या क्या क्लाइंट के साथ बात की, हमने रिलेशनशिप बिल्डिंग किया, उसने अपने बारे में बताया, मतलब जो भी आप बात करेंगे क्लाइंट के साथ वो आप उसमें शॉर्ट में लिखेंगे। ऐसी सेकेंड डे, थर्ड डे, जितनी भी सिटिंग आपकी होती है वो सिटिंग के बारे में आप पूरा लिखेंगे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है एप्लीकेशन ऑफ केस वर्क प्रिंसिपल, मतलब आपने कौन कौन से सिद्धांतों का पालन किया है केस वर्क करते समय। सिद्धांत आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार्यता का सिद्धांत, कॉन्फिडेंशियलिटी जैसा अभी ये बात की थी, गोपनीयता का सिद्धांत, इमोशनल कंट्रोल मतलब आपको भावनाओं का नियंत्रण में रखना है, और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड मतलब जजमेंट पहले से नहीं करना है क्लाइंट का। ठीक, इन सिद्धांतों का आपने पालन किया है तो उनके बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है लर्निंग, आपने क्या सीखा, आपने जब केस स्टडी की तो आपको क्या अनुभव हुआ, आपने क्या क्या सीखे, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, ये आपको सारी चीज़ें लिखना है। फिर है सजेशंस,
अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हो उस एजेंसी को, उस केस वर्क जो क्लाइंट है आपको उसके साथ मतलब उसको क्या सहयोग मिलना चाहिए, आगे वो क्या क्या कर सकता है, तो जो भी आप सजेशंस देना चाहें वो। लास्ट में लिमिटेशंस, आपकी क्या क्या सीमाएं रहीं, क्योंकि जब भी हम फील्ड वर्क करते हैं, चाहे हम एजेंसी विजिट करें, चाहे हम रूरल कैंप करके, चाहे हम डेजर्टेशन करें, रिसर्च वर्क करें, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, भाषा की लिमिटेशंस होती हैं, है ना। मतलब कि आप गांव में गए हैं या जिस एरिया में गए हैं वहाँ की लोकल स्थानीय भाषा जो है वो अलग है, आप अलग भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है जो आप कहना चाह रहे हैं वो उस तरह से नहीं समझ पा रहे गांव के लोग या जो स्थानीय हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ में जाएं तो यहाँ पे अलग अलग जो एरिया, जैसे बस्तर की बात करें तो यहाँ पे हल्बी है, भतरी है, अलग अलग भाषाएं हैं। आप झारखंड में जाएं तो वहाँ की झारखंडी भाषा है ना। उत्तर प्रदेश में जाएं तो वहाँ अलग है। तो पहला जो मैडम आप कह रही हैं कि भाषा की या लैंग्वेज की जो एक बाधा है कि आप कह कुछ रहे हैं और अगला समझ कुछ और रहा है, कभी तो कभी समझते भी नहीं जी, है। तो ये एक लिमिटेशन या एक सीमा हो सकती है। दूसरा तो जी दूसरा बता रही थी मैम। हेजिटेशन कभी, जैसे अगर जो हमारे सेवार्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त होते हैं, मैं पर्टिकुलर केस स्टडी का बता रही हूँ, तो आप उनकी समस्याओं को एकदम से आप नहीं बता सकते, हेजिटेट होते हैं आप, झिझकते हैं लोग। हाँ, झिझक होता है। जब तक वो अपने खुद होकर नहीं बताएं तब तक आप थोड़ा उस बारे में बात नहीं कर पाते। समय की भी मैडम सीमा होती है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमेशा होता है ऐसा नहीं कह सकते, कई बार ये होता है कि आपको जाना है, आपको अपने खर्चे पे जाना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं, आपका उद्देश्य तो है नहीं कि प्रॉफिट कमाना, कि मैं उस क्लाइंट को देखूंगा और उससे इतना फीस ले लूँगा। तो अब आप कितना समय दे रहे हैं, कितना आप फाइनेंशियली या वित्तीय रूप से कितने पैसे खर्च करके आप अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, वो भी होता है। तो सर एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गई, जब आप सिटिंग के बारे में बताएंगे, मतलब जो मैंने बताया कि फर्स्ट डे के बारे में लिखेंगे, सेकंड डे के बारे में, बीच में आपको जब सिटिंग करते हैं तो होम विजिट करना भी ज़रूरी है और उसके बारे में बताना भी ज़रूरी है कि आज आपने क्लाइंट के साथ होम विजिट किया, क्योंकि जो भी आपका केस वर्क, जो सेवार्थी रहता है, जो क्लाइंट रहता है, वो अगर वो समस्याग्रस्त है तो उसके परिवार में आपको जाके उसके आस पड़ोस के बारे में बात करना और वहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ पूछना चाह रहा था मैडम, गांव में जैसे किसी के यहाँ जाते हैं उस तरह पूछताछ करते हैं तो कोई समस्या तो नहीं होगी? गांव वाले देखेंगे और कहेंगे कि ये आ करके क्यों पता लगा रहे हैं इसी व्यक्ति के बारे में, अगल बगल से। तभी सर सोशल वर्क कोई आसान काम नहीं है, ये एक दिन की बात नहीं है जी। आपको पहले रिलेशनशिप बिल्डिंग, वही बात और रिलेशनशिप बिल्डिंग, रेपो बिल्डिंग और क्या बोलते हैं, मतलब आपको मैं इस तरह कहूँ मैडम कि गांव में जा करके जो वहाँ के सरपंच है या प्रधान है या सचिव हैं या जो गांव के लोग हैं, उनको ये आप अपने कॉन्फिडेंस पे लीजिए, आत्मविश्वास उनमें जगाइए कि आप जो है कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, आप उनके सेवा के लिए, उनके जीवन में, आपके गांव की समृद्धि के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करने आए हैं, कुछ काम करने आए हैं। तब उनको जब कॉन्फिडेंस होगा तो फिर आप जो है जा करके वो चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी, मुझे वर्ड याद नहीं आता, विश्वास। जी। आपको उनकी फैमिली में विश्वास जगाना है, तभी वो आपको अपनी बातों को, उनकी जो गोपनीय बातें हैं वो आपको बताएंगे। तो एक दिन का काम बिल्कुल नहीं है ये, आपको बार बार जाना पड़ेगा। जी। तो मैडम आज हमारी जो चर्चा केस वर्क के मेथड के ऊपर रही कि केस वर्क की जो विधि होती है, प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम बहुत शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि बहुत लोग सजेशन देते हैं सर बहुत लंबा हो जाता है, हम नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि हमको लंबा वीडियो देखना है, ज़्यादा चीज़ें समझनी है। तो हम एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी जानकारी आपको दें, ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी और विश्वसनीयता के साथ में। तो मैडम आप हमारे साथ आज जुड़ी चर्चा में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूवर्स, आप अपने सजेशंस और अपने कमेंट्स आप हमें मैसेज करके आप बताइए प्लीज़ कि कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।